अदब नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप JK स्पेशल सनम के साथ। और JK स्पेशल में हम हालात पे नज़र रखते हैं, हम आप तक वाक़ात पहुँचाते हैं और इन्हीं हालात और वाक़ात के पस मंज़र में हम सियासत पर भी नज़र डालते हैं। तो आज की शुरुआत सियासत से, और सियासत में आपको याद होगा कल ही फारूक अब्दुल्ला के एक बयान ने कहीं न कहीं हंगामा भी बर्पा किया था और दूर तलक बात भी चली गई थी। लेकिन उसी बात के पस मंज़र में आज फारूक अब्दुल्ला ने दोबारा भी बात की है। मामला था जम्मू का, या इलाका था जम्मू का, अखनूर का इलाका, और अखनूर के इलाके में एक अवामी जलसे से खताब के दौरान फारूक अब्दुल्ला ने 1947 को भी याद किया और 1947 को हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तब पाकिस्तान से मरहूम अली मोहम्मद जिन्ना भी उनके वालिद से मिलने आए हुए थे, लेकिन मरहूम अली मोहम्मद जिन्ना से उनके वालिद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने हाथ भी न मिलाया। वो जमहूरियत हिंदुस्तान की थी, वो हिंदुस्तान जैसा बड़ा मुल्क था और उसकी कद्र कामत को देखते हुए हमने हिंदुस्तान के साथ इलाक़ किया, हिंदुस्तान के साथ मिलने का मशवरा किया और फैसला हमारा आखिरी और हतमी फैसला था। और तब से लेकर आज तक हम हिंदुस्तान के साथ हैं, हिंदुस्तान के साथ रहेंगे। हम पैदा हिंदुस्तान में हुए हैं, मरेंगे तो हिंदुस्तान में। फारूक अब्दुल्ला ने ये भी बताया। लेकिन आज का हाल अहवाल भी उन्होंने बयान करते हुए बताया कि ये वो हिंदुस्तान जिस हिंदुस्तान के साथ हमने इलाक़ किया था, जिस हिंदुस्तान के साथ हमने मरने जीने की कस्में खाई थी, उसी हिंदुस्तान में पिछले कुछ सालों से सियासत बदलती जा रही है और इसी सियासत में मज़हब का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। फारूक अब्दुल्ला ने यहाँ जब अपनी तकरीर की तो मज़हब का हवाला भी दिया और ये भी बताया कि हिंदुस्तान जैसे बड़े देश में जहाँ हिंदुओं की आबादी 100 करोड़ से ज़ायद है, में आज भी सियासत के नाम पर हिंदू को ख़तरे में बताया जाता है और इसी ख़तरे में बताते बताते हिंदू से वोट बटोरने की कोशिश की जा रही है। वरना हकीकत यही है कि ना तो हिंदू कल ख़तरे में था, ना आज है, न कल हो सकता है। ताहम आवाम को ख़बरदार रहना चाहिए कि हिंदू को ख़तरे में रहने वाली जब बात सुनेंगे तो सुनिएगा और समझिएगा कि ये हिंदू को ख़तरे वाली बात जो है, या हिंदुस्तान में हिंदू ख़तरे में है, ये बात सिर्फ सियासत की है, इंतखाबात की है और इंतखाबात के आते आते ये बात बहुत ज़ोर से गूंजेगी भी। फारूक अब्दुल्ला ने मज़हब की बात भी की, जम्मू कश्मीर के हालात भी बयान किए और अपना भी बताया कि जब 1996 जम्मू कश्मीर में था, हालात डगर से उतर चुके थे, तब कोई सामने नहीं आ रहा था। जिगरा हमने दिखाया, हमने सामने आए, हमने इंतखाबात लड़ा और इंतखाबात लड़ने के बाद हमने जम्मू कश्मीर को पटरी पे लाया। उस जम्मू कश्मीर को पटरी पे लाया जहां आज हर दूसरी दुकान पे सियासत की जाती है, हर दूसरी जगह पे सियासी जमात पाई जाती है। 96 में कोई सियासी जमात कश्मीर में कहीं नहीं थी, सिर्फ हम आए, हमने इस कश्मीर को संभाला, जम्मू कश्मीर को संभाला। और ये भी बताया कि तब हमने तरक्की की, भर्तियाँ की, डॉक्टर लगाए, नर्सें बनाई और हमने पैरामेडिकल स्टाफ किया। लेकिन आज के दौर में वो सब कहाँ है? और जम्मू कश्मीर में सब की बात उन्होंने करते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर में गवर्नर क्या कर सकता है, अवामी नुमाइंदे ना हों तो गवर्नर कुछ नहीं कर सकता है। और बड़ी बात या बड़ा मामला ज़मीनी हक़ाइक़ अगर कोई बदल सकता है तो अवामी नुमाइंदे बदल सकते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने इंतखाबात की बात भी की और इंतखाबात के हवाले से बताते हुए बताया, हम तो तैयार बैठे हैं, कब बिगुल बजेगा हम उतरेंगे। लेकिन एक बात वो बताने से कासर नहीं रहे और वो बात थी अपने इंतखाबात की। और अपने इंतखाबात में बताया कि पार्टी सदारत के लिए वो तो नहीं है, लेकिन आने वाले इंतखाबात जो असम्बली के होंगे उसमें वो हिस्सा लेंगे और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और वो उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे हैं। मीडिया ने कई सवालात उनसे पूछे और उनका जवाब भी फारूक अब्दुल्ला ने दिया। ज़रा सुनिए फारूक अब्दुल्ला किस तरह से जवाब दे रहे हैं मीडिया के सवालों का। इन्हें जमात में आ गए हैं और हमें उम्मीद है ये जमात को मजबूत करेंगे और हम लोग जम्मू कश्मीर को मजबूत करके यहाँ की मुश्किलें दूर करेंगे। हाँ सर, तो सर अब ने बना ली है स्ट्रैटेजी, हम लोग तैयार हैं। इलेक्शन अनाउंस कर दे, हम लोग सब तैयार हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। अब आप जानती है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या काम किया है। जब 96 में हम आए, कौन था यहाँ? हर तरफ बंदूकें चलती थी, गोले चलते थे। हम लोगों ने उस वक्त इस जमात को संभाला, इस रियासत को संभाला। तब ये रियासत थी जम्मू कश्मीर और लद्दाख। देख लीजिए क्या काम उस वक्त हमने उन्होंने किए। स्कूल बंद थे, रास्ते नहीं थे, पुल नहीं थे, हर चीज़ ख़त्म हो गई थी। हम लोगों ने रहबर तालीम में सब स्कूलों को शुरू कर दिया। डॉक्टर 300 डॉक्टर हम लोगों ने हर जगह भेजे कि चल सके। इस रियासत को फिर से हमने रेल पे वापस लाया। तभी आज ये सारी जमातें लड़ रही हैं। कहाँ थी ये 96 में? कोई जमात नहीं थी।
डेमोक्रेटिक पार्टी है। 5 तारीख को इलेक्शन होंगे। 5 तारीख को इलेक्शन में लोग जो भी नॉमिनेशन अपनी भेजेंगे, उसमें फिर डेलीगेट्स उनको जो चाहेंगे उसको इलेक्ट करेंगे और ये जमात आगे चलेगी। सर जिस तरीके से आपने कल किसने कहा हमने उसी सर र्यूमर काफी कल चल रूमर तो चलती रहती है, यहाँ का पूरी रूमर नहीं सर चलती। नेक्स्ट टाइम आप मैं इलेक्शन लड़ने में मैं इलेक्शन लड़ने वाला हूँ जब इलेक्शन आएंगे। प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए नहीं, मैं इलेक्शन लड़ूंगा। राइट असेंबली इलेक्शन। किसने कहा मैं इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूंगा? मैं लड़ूंगा इलेक्शन, असम्बली के इंतखाबात का इलेक्शन लड़ूंगा। 5 तारीख को पार्टी के इंतखाबात का होंगे और साफ जाहिर है 5 के हवाले से उन्होंने कहा है कि 5 का पंजा नहीं चलेगा। वो उसके बाद 5 के पंजे में नहीं रहेंगे। पंजा फारूक अब्दुल्ला अपने हाथ में नहीं लेंगे, साफ जाहिर है। तो वही बात उम्र तक ही पहुंचती है। लेकिन आपको बताएं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात, सियासत की बात, और सियासत के गलियारों में फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बहस है। और इसी बहस के पस मंज़र में अक्सर लोग सवाल यही पूछ रहे हैं कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरबराही छोड़ी, गुपकार अलायंस की सरबराही कब छोड़ेंगे, कब गुपकार अलायंस को बेयारे गैर समझ कर बाहर कर देंगे? ये सवाल अपनी जगह पे। लेकिन इसी पस मंज़र में हम सियासत की बात करते हैं तो पीडीपी की बात है। और पीडीपी 27 की तारीख पर नज़र रखे हुए है और 27 को कश्मीर में पीडीपी अपना यूथ कन्वेंशन मनाने जा रही है। इस 27 को पीडीपी अपना यूथ कन्वेंशन मनाएगी और इससे साफ जाहिर है कहीं न कहीं अपनी ताकत का, अपने ग्राउंड का जो है उसका मुजाहरा भी करेगी। और ये भी आपको बताते चले, पिछले कई दिनों से कश्मीर में सियासी जमातें अपनी ताकत का मुजाहरा कर रही हैं। अल्ताफ बुखारी कर चुके हैं, पीडीपी 27 को करेगी। और 27 के हवाले से पीडीपी के हलकों में जोश खरोश भी पाया जाता है। हर जगह पे मीटिंग का सिलसिला है और यही मीटिंग का सिलसिला आज कुलगाम में था। और यहाँ अब्दुर्रहमान वीरी जो पीडीपी के सीनियर लीडरान हैं, दूसरे लीडरान के हमरा मौजूद थे। और इस हवाले से बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि 27 की तारीख और इस तारीख के हवाले से जम्मू कश्मीर में उनकी पार्टी सरगर्म हो चुकी है। शुमाल जनूब मीटिंगों का सिलसिला है और इस 27 की तारीख को पार्टी कन्वेंशन को और मजबूत तरीके से आगे ले जाने के हवाले से इकदाम उठाने और साथ साथ में पार्टी के अंदर के हालात पर भी बहस मुबासा जारी है। अब्दुर्रहमान वीरी ने क्या बताया कुलगाम में, वो भी आपको दिखाते हैं। 27 तारीख को 27 नवंबर को हमारा यूथ का कन्वेंशन श्रीनगर में मुनक्कद होने जा रहा है। उस बारे में भी हम यूथ कांग्रेस के जो यूथ क्या कहते हैं पीडीपी यूथ के जो लीडर्स थे उनके साथ भी हमारी गुफ्तगू हुई, उनको उनकी तैयारियों का भी जायजा लिया ताकि वहाँ पार्टिसिपेशन, यूथ की पार्टिसिपेशन मैक्सिमम होनी चाहिए। उस बारे में हम मीटिंग तो दूसरा जो सियासी मामलात हैं, इक्तिसादी हालात हैं, जो यहाँ प्रॉब्लम्स लोगों के, उस बारे में भी तबादला। क्या अगर वक्त हम इलेक्शन में बताएंगे आपको किसी हम इलेक्शन के लिए क्या करने जा रहे हैं। अभी तो बात ही नहीं है इलेक्शन की, अभी तो कोई नोटिफिकेशन नहीं। वो इलेक्शन कमीशन जब फैसला करेगा तो तब देखा जाएगा। दिल्ली दूर है, अभी दिल्ली दूर है, ये अब्दुर्रहमान वीरी बता रहे थे। इंतखाबात के हवाले से अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है तो इंतखाबात की आज क्या बात करनी, जब आएंगे तब बात करेंगे। फिलहाल बात पार्टी की, और पार्टी की बात 27 के साथ चलतीगी। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, कश्मीर में और भी मामला हैं। तालीम का मामला और तालीम के मामले में स्कूली पर्चे और पर्चों के बाद अब और भी मामला। एक मामला प्राइवेट स्कूलों का दाखिले की फीस का, और उसके साथ साथ सरकारी स्कूल से लेकर प्राइवेट स्कूलों में क्या कुछ हैं हीटिंग के अरेंजमेंट्स। कश्मीर में कड़ाके की ठंड, और यही मामला आज श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान जम्मू कश्मीर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर तसद्दुक हुसैन के साथ उठाया गया। और तसद्दुक हुसैन ने श्रीनगर की इस तकरीब के बाद जब मीडिया से बात की तो उन्होंने बताया कि प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी, फीस का मामला वो तो बाद की बात है, फिलहाल हमें बात करनी है इस वक्त की। और इस वक्त कोई भी एडमिशन शुरू हुआ नहीं है तो फिर दाखिले की फीस कैसे। तो पहले आपको उनका ये साउंड बाइट सुनाते हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि दाखिले की फीस नहीं, उसके बाद हम आपको दूसरा साउंड बाइट भी सुनाएंगे। लेकिन पहले ये बताएं कि दाखिले की फीस और ट्रांसपोर्ट फीस के हवाले से तसद्दुक हुसैन क्या अहकाम जारी कर रहे हैं। एज ऑफ नाउ नए एडमिशन नहीं होने हैं। सपोज 9th का बच्चा है, वो जब एग्ज़ाम देगा तभी वो 10th क्लास में आएगा। जब आप 8th वाले को एग्ज़ाम करेंगे, वो 9th में आए तो एक ही क्लास में दो ग्रुप्स हो जाएंगे। तो हमने सब स्कूल, हमारी इलेबरेट सर्कुलर इंस्ट्रक्शंस है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से
کہ جب एग्ज़ाम के बाद ही नए एडमिशन होने हैं, तो रही बात एडमिशन फ़ी लेने का, जब एडमिशन ही नहीं होगा तो एडमिशन फ़ी नहीं ले सकते। जो नए बच्चे हैं उनका एडमिशन नए एडमिशन मार्च में एग्ज़ाम के बाद हो जाएंगे। What has been done by the fee फिक्सेशन कमेटी, वही फीस देना है और कोई फीस नहीं देना है। उसके लिए बाज़ाब्ता फी फिक्सेशन कमेटी के ऑर्डर्स पहले ही आ चुके हैं। सर, तो विंटर फीस जो है वो भरना होगा अभी पेरेंट्स को? विंटर में देखिए, विंटर में आप बच्चों को टीचर्स को सैलरी देनी होती है, जो ट्यूशन फी होता है वो उनको भरना है, लेकिन ट्रांसपोर्ट फी उसमें नहीं भरना है, क्योंकि दे वोंट बी अवेलिंग दैट फैसिलिटी। चलिए, तसद्दुक मीर डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन और डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन श्रीनगर में एक तकरीर पर बात कर रहे थे, मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। फीस का आपने सुना, लेकिन सबसे बड़ा मामला इस दिनों हरारत का है। ये हरारत जिसे आप टेम्परेचर कहते हैं, गर्मी कहते हैं, और इस गर्मी के हवाले से सरकार से लेकर प्राइवेट स्कूलों में क्या इंतजाम हैं। सरकारी सतह पे अक्सर हम देखते हैं या सरकारी दफातर में देखते हैं कि 15 नवंबर के बाद ही सरकारी स्कूलों में, सरकारी दफ्तरों में, स्कूलों में नहीं, सरकारी दफ्तरों में जो हीटिंग अरेंजमेंट्स हैं वो किए जाते हैं। लेकिन सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल 15 नवंबर को अक्सर कश्मीर में बंद ही रहा करते थे। ये पहला मौका है जब 15 नवंबर को सरकारी स्कूल खुले रहेंगे, प्राइवेट स्कूल खुले रहेंगे, तो हीटिंग के क्या अरेंजमेंट्स हैं, ये हर तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। बहुत से लोग इस पे वाविला भी करें, तो जरा हीटिंग अरेंजमेंट्स पे क्या बताया डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने, उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। 15 नवंबर के बाद ही हमारे सरकारी दफ्तरों में भी हीटिंग शुरू होती है। उसी हिसाब से जहाँ जहाँ हमारे पास हीटिंग अरेंजमेंट है वहाँ हमने चालू किए थे। तो जहाँ पे नहीं है हीटिंग अरेंजमेंट वहाँ फेज्ड मैनर में हम कर रहे हैं। हमारे पास 11,000 के करीब स्कूल्स है, उनमें फेज, ये तो देखिए आप ऐसे सवाल करते हैं जैसे पिछले साल भी यही इंफ्रास्ट्रक्चर, पिछले साल ये सवाल नहीं होते थे पिछले जब। चलिए, तसद्दुक में डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन हीटिंग अरेंजमेंट्स के हवाले से और इन्हीं हीटिंग अरेंजमेंट्स के हवाले से कुछ तस्वीर स्कूलों की भी हम आपको दिखाते हैं। अगली तस्वीर हमारे स्कूलों की आ रही है, जहां पे स्कूली बच्चे जो हैं वो परेशानी के आलम से, अक्सर स्कूलों में कहीं कहीं 2-4 भी होते हैं, कहीं शहरों में या कस्बों में स्कूल्स की विजुअल्स हम दिखा रहे हैं। और स्कूल्स में ये हैं हमारे सरकारी से लेकर प्राइवेट स्कूल, और इन्हीं तस्वीर से अक्कासी होती है कि इस वक्त कश्मीर की क्या मजमूई सूरत हाल है टेम्परेचर के हवाले से। स्कूली बच्चे तो स्कूल पहुंचते हैं, कुछ वालिदैन बच्चों को ग्लव्स भी देते हैं, रोज़ बच्चे अपने ग्लव्स गुमा भी देते हैं, गुमशुदा भी कर देते हैं, और फिर शाम को दूसरे दिन को दोबारा लाने पड़ते हैं, क्योंकि पहली बार बच्चों को ग्लव्स भी पहनने पड़ते हैं। और गर्मी से लेकर ठंड तक हवा अच्छी चीज़ है, और हवा से कहीं कहीं बच्चे अपनी गर्मी के अरेंजमेंट्स भी करते हैं। असातिज़ा से हमने बात की तो वो सब तैयार नज़र आ रहे हैं। अक्सर असातिज़ा कहने के ये अच्छा फैसला है, स्कूल खुले रखने हैं, लेकिन कहीं न कहीं अरेंजमेंट्स भी होने चाहिए ताकि बच्चों को इस मुसीबत के दौरान, इस परेशानी के दौरान जो है वो कुछ सब ना झेलना पड़े। ये स्कूलों की बात, ये हमारे बच्चों की बात, हमारे मुस्तकबल की बात। लेकिन अगली खबर हम जिंदगी से करेंगे, और ज़िंदगी की खबर आपको बताएं कि ज़िंदगी आपकी ख़तरे में डाली जा रही है, और कई कई बड़ी कंपनियां जो हैं वो आपके ख़तरे में ज़िंदगी डाल रही है। नेस्ले कंपनी बड़ी कंपनी है, और अक्सर बच्चे नेस्ले कंपनी के चॉकलेट्स, बिस्किट्स वगैरह खाते रहते हैं, और वालिदैन से इसरार भी करते हैं, परेशान भी वालिदैन को करते हैं कि ये बिस्किट चाहिए नेस्ले का, ये टॉफ़ी चाहिए। लेकिन आज पता चला है कि इस नेस्ले की भी जो नस्ल है वो सीधी नहीं है, कहीं न कहीं टेढ़ी नस्ल है। और श्रीनगर में इंतज़ामिया ने बाज़ाब्ता तौर पर आज अहकाम जारी करते हुए बताया कि नेस्ले मिल्क मेड जो है उसका इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, आपकी ज़िंदगी के लिए ख़तरा हो सकता है। और ये नेस्ले मिल्क मेड का जो मामला है, ये ठीक जम्मू कश्मीर में जो हमारा फूड डिपार्टमेंट है, डायरेक्टर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, उन्होंने अपनी तहकीकात के बाद पाया है कि नेस्ले आपके लिए जहर बेच रहा है, और नेस्ले के जहर से अपने आप को बचाइएगा। बड़ी कंपनी उन्हीं की जुबानी वो क्या बताती है, सरकारी अहकाम क्या है, वो ज़रा सुन लीजिएगा। मिल्क का एक पर्टिकुलर बैच बैन किया है, जिसकी हमने रूटीन सैम्पलिंग की थी, और उसका सैंपल हमें, उसकी रिपोर्ट हमें अनसेफ एंड सब स्टैंडर्ड आई। इसी वजह से हमने पर्टिकुलर एक बैच किया है बंद, न कि सारा मिल्क मेड के जो भी नेस्ले के प्रोडक्ट्स है वो हमने सारे बंद नहीं किए। इसका सिर्फ ये पर्टिकुलर एक बैच है जिसका मैं आपको अभी बैच नंबर देती हूँ। उस पर्टिकुलर बैच को हमने बंद किया है, जिसका नंबर है 005204551ZA। दिस इज़ द पर्टिकुलर बैच, पीपल शुड नॉट बाय दिस बैच। उनको देखना चाहिए बैच नंबर, देख के मिल्क मेड के ये जो हमने
लोग बैच नंबर कहाँ देखेंगे, ये कौन देखता है आज की डेट में। बिस्किट गया, मार्केट गया, वालिद गया, बच्चा गया, सीधा दुकानदार को बोला 10 रुपए का नेस्ले का बिस्किट दे दीजिएगा। वो बैच देखने की फुर्सत या बैच देखने का वो चलन है ही नहीं। तो ख्याल रखिएगा। फिलहाल नेस्ले के हवाले से ये खबर है और इसी खबर के पस मंज़र में ख्याल अपनी ज़िंदगी का रखिएगा, अपने बच्चों का रखिएगा। लेकिन कल एक मामला था जिसमें हम कुपवाड़ा की ज़िला इंतज़ामिया का शुक्रिया करेंगे जिन्होंने कल ख्याल रखा और रात भर ख्याल रखा। तस्वीर हम कुपवाड़ा की कल रात देर गए कि दिखाते। कल रात इसी प्रोग्राम के दौरान हमने आपको बताया था कि हथमुला कुपवाड़ा में एक मासूम बच्चा कुएं में गिर गया था और उसको बचाने के लिए उसके चाचा ने अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाल के अपने रिश्ते को निभाते हुए उसके लिए कुएं में छलांग लगा दी, अंधे कुएं में छलांग लगा दी और बच्चे को बचाते बचाते खुद भी फंस गया। और फिर इंतजामिया ने ऑपरेशन शुरू किया, रेस्क्यू ऑपरेशन। और जिला इंतजामिया कुपवाड़ा, जिसमें जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा और कुपवाड़ा की लगभग सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ हो, डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस हो, SDRF हो, सभी ने रात भर मेहनत की। और रात भर मेहनत करने के बाद उस बच्चे को अपने चाचा समेत सुबह तड़के कड़ाके की ठंड में -2 टेम्परेचर में उस गहरे कुएं से निकाला। ऑक्सीजन अंदर पहुंचाने के लिए पाइप्स लगाई गई, जो मशीनरी या लेटेस्ट जमाने की उसका इस्तेमाल किया गया और ये कामयाब ऑपरेशन वहां पे मुकम्मल अंजाम दिया। इस मुकम्मल कामयाब ऑपरेशन पर कुपवाड़ा की जिला इंतजामिया कुपवाड़ा का हर वो शख्स जो वॉलंटियर था, जो मीडिया का आदमी था, जो दूसरे लोग थे, अपनी अपनी तरह से कोशिश कर रहे थे और रात भर कोशिश करते रहे। और कुपवाड़ा में हमारे नुमाइंदे जो हैं शाहिल शमीम, वो रात भर इस ऑपरेशन की निगरानी करते रहे, क्या पल पल की खबर से हमें बाखबर करते रहे। और इस ऑपरेशन के बाद दोनों लोग जो हैं वो जिंदा सही सलामत जो है उन्हें उस कुएं से निकाला गया। अंधे कुएं से निकालने के बाद उन्हें कुपवाड़ा के अस्पताल में जेर इलाज रखा गया है और डॉक्टर्स का कहना है कि खतरे से खाली है, खतरे से निकल गई है उनकी ज़िंदगी, यानी अब वो सेफ है। तो ये बड़ा मार्का कुपवाड़ा की जिला इंतजामिया का और इसके लिए कुपवाड़ा की इंतजामिया मुबारकबादी की मुस्तक है। जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा जो हैं, नाम भी उनका बहुत खूबसूरत है और उसी खूबसूरती में उन्होंने इस पे बात भी की। ज़रा पहले रात देर गए उन्होंने हमारे नुमाइंदे से क्या बात की वो बाइट आपको सुनाएंगे और उसके बाद हमने आज हमारे नुमाइंदे DC और वहाँ कुपवाड़ा भी गए थे वो भी सुनाएंगे। लेकिन पहले जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा का बेहतरीन रात का जो मैसेज था या पैगाम था या बाइट थी वो आपको सुनाते हैं। देखिए, एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा। मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस करता हूँ हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, SDRF की टीम को और डिस्ट्रिक्ट पुलिस को और जो भी हमारे सारे वॉलंटियर्स इसमें इन्वॉल्व थे। आप देख रहे हैं कि बहुत ही एक ट्रिकी ऑपरेशन था और तकरीबन 12 घंटे तक ये ऑपरेशन चला। मतलब 3 बजे के आसपास कुछ इन्फॉर्मेशन मिली कि 2 बच्चे जो है वेल में ट्रैप हो गए हैं और तब से इमीडिएटली जो है वो रिस्पांस शुरू हुआ। विदिन 15-20 मिनट्स ऑपरेशन शुरू हुआ। लेकिन आप देख रहे हैं बहुत ट्रिकी सिचुएशन था। बच्चे जो है तकरीबन 25 फीट के आसपास जो है वो गहरी वेल में ट्रैप हुए थे और तभी जो है ऑन स्पॉट हमारे तहसीलदार और DSP हमारे जो हेडक्वार्टर है राशिद साहब, ये पहुँचे इमीडिएटली स्पॉट पे और इन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू किए। और आप देख रहे हैं कि पूरी टीम की वजह से दोनों बच्चे जो है वो सही सलामत इन वेल कंडीशन विद माइनर इंजरीज दे हैव बीन रिकवर्ड। जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा और डैफोडिल का नाम उनका और फूल से मुशाबत रखने वाला उनका नाम, और वही इस सारे ऑपरेशन की रात भर निगरानी करते रहे और उन्होंने रात देर गए हमारे नुमाइंदे को कुपवाड़ा में साहिल शमीम जो हमारे नुमाइंदे हैं जो इस ऑपरेशन पे पूरी तरह से नजर रखे हुए थे, उनके साथ साइट पर रात के वक्त बात की जब यह ऑपरेशन कामयाब रहा। मुबारकबादी का मुस्तक। लेकिन इसी मुबारकबादी में आपको बताएं, आज हम कुपवाड़ा के हॉस्पिटल हमारे नुमाइंदे गए थे और कुपवाड़ा के अस्पताल में इस बच्चे की वालदा जो थी या उनके जो घर वाले थे वो बहुत खुश नजर आ रहे थे और दुआओं के लिए उनके दुआएं कितनी उनके मुंह से निकल रही थी ये हम बयान नहीं कर सकते थे। शुक्रिया किस तरह से किया जा रहा था, कश्मीरी जुबान में वालदा ने क्या बताया वो भी हम इस उम्मीद के साथ बता रहे हैं कि दूसरे लोग जो है वो भी समझें और वो भी इस मामले को समझते हुए ये कहें कि इंसान की जिंदगी बचाने से कोई बड़ा काम नहीं और रात भर जो काम हुआ है वो काबिल तारीफ काम है। जरा मां का बाइट साउंड बाइट भी सुन लेते हैं। मे पत मे नमाज पढ़ खेमो इकट्ठे पे वुची पे नमाज एन पे ये गिंदा तक पत लोग मे कित गो और वो सठा शुक्र गुजार गोड़ खुदा सब पे सठा शुक्र गुजार मे वनस यूत कोर जान बचाइक वो सठा शुक्र गुजार।
जो दोस्त हमारे कश्मीरी नहीं समझ सकते उनके लिए मैं बता दूं, ट्रांसलेट करके बता दूं। ये खातून, ये मदर जो है इस बच्चे की, बता रही थी कि मैं खुदा की शुक्रगुजार सबसे पहले हूँ, ऊपर वाले की, रब की, भगवान की, उनकी शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद मैं कुपवाड़ा की एडमिनिस्ट्रेशन की शुक्रगुजार हूँ, उन लोगों की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने पूरी रात ऑपरेशन किया, मेरे बच्चे की, मेरे देवर की जान बचाई। तो इससे बड़ी दुआ और कोई नहीं हो सकती है। ये कुपवाड़ा की एक माँ की दुआ थी, एक बहन की दुआ थी। और चलिए नाज़रीन, अब हम दूसरे पहलू पर चलते हैं और यह है शजरकारी। दुआ आपको भी लगेगी अगर आप शजरकारी में हिस्सा लेंगे, क्योंकि शजरकारी ज़िंदगी बचाती है। पौधे लगाना बड़ा सवाब है और पुलवामा में भी शजरकारी मुहिम जो है वो शुरू हो चुकी है। और पुलवामा में सोशल फॉरेस्ट्री महकमे ने शजरकारी मुहिम को जारी रखते हुए आज रेलवे स्टेशनों के आसपास के इलाकों में पौधे लगाने का सिलसिला जारी रखा। और इस पौधे लगाने के सिलसिले में यहाँ पे मुकामी लोगों के साथ साथ इंतजामिया और यहाँ पे स्कूली बच्चे भी शरीक रहे। और यहाँ इन बच्चों से लेके बड़ों ने शजरकारी करते हुए, पौधा लगाते हुए एक पैगाम देने की कोशिश की कि हमारे यहाँ पौधे जो हैं ये ऑक्सीजन फराहम करते हैं और ऑक्सीजन जिंदगी बचाता है। और अब दूसरा पहलू, और दूसरे पहलू में आपको बताते चले, अगर शजरकारी हम करें तो हमारे लिए फसलें ज़रूरी है। और जम्मू कश्मीर में फसलों के हवाले से कहा जाता है कि जहां एक तरफ सरकारी सतह पे फसलों को बचाने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं, वहीं उन्हीं फसलों को बचाना ज़रूरी भी समझा जाता है। और डायरेक्टर एग्रीकल्चर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज जनूबी कश्मीर के शोपियां और दूसरे कई इलाकों में ज़री फार्मों का दौरा भी किया और यहाँ उन्होंने किसानों से मुलाकात की, उनके मसाइल भी सुने और कई को मामले पर ही निपटाया। कुछ स्कीमों का मौके पर इफ्ताह भी किया गया और ज़री फार्म, ज़ैनपुरा, शोपियान, बोरी बालान और पंजूरा का दौरा भी किया। और यहाँ उन्होंने बताया कि नए ज़माने में टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है और वो टेक्नोलॉजी सरकार फराहम करती है। सिर्फ किसान को, आम आदमी को सरकार की इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा हासिल करने की ज़रूरत है। जब से मैं डायरेक्टर एग्रीकल्चर आया कि किसानों के पास रीच आउट का जो प्रोग्राम है, दफ्तर के औकात से हट के थोड़ा सा किसानों के पास जाया जाए। और मैंने पिछले तकरीबन 2 साल से, उससे कुछ अर्सा कम, अपने लेवल पे एक मुहिम का आगाज़ किया कि मैं सुबह मॉर्निंग हावर में 3-4 घंटे किसानों के पास जाता हूँ, वहाँ से फीडबैक लेता हूँ और उसमें मेरे ऑफिसर जो हैं वो भी मेरे पास आते हैं। हालांकि मैं शुपैया तो बहुत बार आता। डायरेक्टर एग्रीकल्चर चौधरी मोहम्मद इकबाल, सुबह की शुरुआत किसान के साथ साथ, जाहिर है किसान हमारी इकॉनमी की बैकबोन है और इसी किसान से मिलने के लिए जब सुबह डायरेक्टर पहुंचता है तो उसमें भी जोश आता है और वो जोश से अपनी ज़मीन को, बंजर ज़मीन को भी खोद के फसलें तैयार करता है। लेकिन एक और मामला है जो हमारी रियासत, हमारी नई पौध को बंजर करता जा रहा है और ये मंशियात का है। और इसी के खिलाफ हर किसी को मुत्तहिद इकट्ठा होना है, सामने आना है, मुकाबला करना है। और हमने जहां कई बार इस मामले पर सवाल उठाए हैं, आज भी हमें यही कहते हैं कि अगर हम इसके खिलाफ आज कार्रवाई नहीं की, आज हम सामने नहीं आए, तो हमारी आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। और यही मामला जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी उठा रखा है, जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया ने भी उठा रखा है। और आज बडगाम में मंशियात के खिलाफ SSP बडगाम ताहिर सलीम और दूसरे अफसरान जो इनमें गौहर अहमद जो हैं SP हेडक्वार्टर बडगाम और पुलिस के दूसरे अफसरान मौजूद रहे। और इन मौजूदगी के दौरान उन्हें बच्चों, बुजुर्गों और दूसरों के साथ नसरुल्लाहपुरा की जामे मस्जिद के नज़दीक खुसूसी प्रोग्राम रखा हुआ था। और इस प्रोग्राम के दौरान इलाके की सिविल सोसाइटी को भी मदऊ किया गया था। और इस दौरान इंटरेक्शन करने के बाद ये बताया गया कि आने वाली नस्ल को अगर बचाना है तो हमें इन्हें मंशियात से दूर रखना है। और ये हमारी जिम्मेदारी है, ये पुलिस की जिम्मेदारी है, क्योंकि पुलिस भी इसी काम की है। तो हम सब की जिम्मेदारी है कि आइए हम मिल के मंशियात का बेड़ा गर्क करें। ये एक बहुत ही खुशाइन बात है कि लोग खुद उजागर हो रहे हैं, खुद दावत दे रहे हैं पुलिस को। वो खुद चाहते हैं कि जो हम उनके गाँव में जो अगर कोई मिनस है, ड्रग मिनस, उसको ख़त्म करें। हमारा ताउन हर वक्त लोगों के साथ है, हमारी हर वक्त पहल रहेगी। जहाँ भी लोगों को हमारी ज़रूरत पड़े हम कर भी रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी उनको वादा करते हैं इस नस्रुल्लाहपुरा इलाके में जितना भी ड्रग पेडलिंग हो रहा है हम इसको ख़त्म करके रहेंगे अगर लोगों का ताउन हमारे साथ रहा। चलिए, आफ्ताब बता रहे थे कि हमारा आफ्ताब चमकते गया
لیکن یہ چمکے گا تبھی جب ہمارے یہاں منشیات کا بیڑا غرق ہو جائے گا. لیکن آپ کو ناظرین بتائیں ایک اور پہلو ہے اور وہ سرکار پہ سوال اٹھاتا ہے. ہمارا جل شکتی محکمہ بتاتا ہے ہر گھر نل ہے اور اسی ہر گھر نل میں اگر پانی نہیں ہے تو اس ہر گھر نل کو کیا. چاڈورا کی تصاویر اور انہیں چاڈورا کی تصاویر میں یہی بتایا جاتا ہے کہ ہر گھر نل تو اپنی جگہ پہ لیکن نل میں جل نہیں تو اس نل کا کیا. اور کہ یہ معاملہ صرف چاڈورا میں نہیں ہے کئی اور علاقوں سے بھی دیکھنے کو مل رہا ہے. اور اسی کے ساتھ ہم اگلی تصویر آپ کو بتائیں گے سری نگر میں ٹھیکیداروں کا آج کا مظاہرہ بھی. اور سری نگر میں ٹھیکیداروں نے آج مظاہرہ کیا اور مظاہرہ کرتے ہوئے سرکار تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کی کہ ہم نے آپ کے ساتھ کام کیا ہے, ہم نے آپ کے لیے کام کیا ہے, آپ نے ہمارے ساتھ وعدے کیے ہیں, آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ کو نیچے نہیں جھکنے دیا جائے گا. لیکن آج کیا ہو رہا ہے, وہ ٹھیکیدار جس کی سماج میں ایک عزت تھی, جس کو سماج میں ایک رتبہ تھا, وہ ٹھیکیدار آج سڑکوں پہ احتجاج پہ پہنچا ہوا ہے. ذرا ان کی تھوڑا سا ایک ساؤنڈ بائٹ چلتے چلتے سنتے ہیں اور اس کے بعد اگلے معاملے پہ چلیں گے. دیکھیں یہ جو احتجاج اس وقت جل شکتی ڈپارٹمنٹ کے سامنے ہے یہ جموں کشمیر کوآرڈینیشن کمیٹی کے بینر تلے ہے. یہ اس لیے ہے کہ ہمارے ٹھیکیداروں نے لنگویشن میں کام کیا ہوا ہے, JKIDFC نے وہ پیسہ اس کا ریلیز کیا ہے, لیکن بدقسمتی سے وہ پرنسپل سیکٹری جل شکتی ڈپارٹمنٹ کے جو پرنسپل سیکٹری ہے انہوں نے بند کر کے رکھا ہے. کن وجوہاتوں پہ بند کن وجوہات پہ بند رکھا ہے نہ ٹھیکیدار جانتے نہ ہم جانتے ہیں. ہم نے کوشش کی تھی رابطہ کرنے کی لیکن صاف ظاہر ہے انتظامیہ کے عہدیدار فی الحال جموں کشمیر میں جواب دہی سے بچتے ہی رہتے ہیں. تو آپ کو بتائیں دیکھ رہے تھے آپ جی کے اسپیشل صنم کے ساتھ رات کے 10 بجنے میں صرف 2 منٹ بچے ہیں تو 2 منٹ بعد 10 بجیں گے لیکن 10 بجنے سے 2 منٹ پہلے میں آپ سے لوں گا اجازت اس وعدے کے ساتھ کہ رب کائنات کی رہی مرضی پھر کریں گے آپ سے ملاقات. میری پینل پروڈیوسر آج نہیں ترنم, تو دیجیے اجازت, رکھیے اپنا خیال, اللہ حافظ.